हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। सब बढ़िया बढ़िया ही रहने चाहिए दोस्त। सो टुडे इज़ द थर्ड सेशन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, विजुअलाइजिंग एंड डिस्क्राइबिंग डेटा। हमने ऑर्गेनाइजिंग ख़त्म कर लिया था, पूरा विजुअलाइजिंग पूरा ख़त्म कर लिया था, और आज है बारी डिस्क्राइबिंग डेटा की। Got it? Got it. So these are the rules of class. I'm not reading it out again. You can read at your own pace, and I'll just continue with our class. And today might be the last class of this second chapter, and then we'll go for the third and fourth chapter. Okay. So ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। आप रिवीजन नहीं कराओगे? रिवीजन लास्ट क्लास में हो चुका है, तो हम डायरेक्टली आज का टॉपिक डिसाइड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी आज पढ़ेंगे, एंड इसके अंदर क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स, इन सब के बारे में डिस्कशन होगा, और भी बहुत सारे बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ओके सर, ओके। आपने बात बहुत बार सुनी होगी सर, सेंट्रल टेंडेंसी। नॉर्मली डेटा के अंदर सेंट्रल टेंडेंसी होती है। सेंट्रल टेंडेंसी होती क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एंड इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ द क्यूएम इटसेल्फ। अब से लेकर एंड तक, जब आप CFA L1 पढ़ोगे या CFA L2 में पढ़ोगे, तो आपका सारा टेक्निकल डेटा आने वाला है। So I want you to focus extremely over here, because this is a start and these are the CFA foundation levels, और यहीं से आपकी फाउंडेशन बननी स्टार्ट होगी। ठीक है, मैं एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के बताऊंगा, हर चीज़ को बहुत डीप में लेके जाऊंगा। थोड़ा इस बात का ध्यान रखना कि बहुत जगह ऐसे होंगे कि एग्जाम्पल्स आपके पास मैं दिखाऊंगा, बट पॉइंट एक ये है, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, खुद सोचना पड़ेगा, खुद सर्च करना पड़ेगा, खुद उसकी एप्लीकेशंस भी सर्च करनी पड़ेगी, अदरवाइज मैक्सिमम तो कवरेज में कराऊंगा। ओके, सो व्हाट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो क्या होता है दोस्त, कि जो डेटा होता है ना, डेटा होता है, तो उसके अंदर ना एक टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है? कि टू क्लस्टर अराउंड अ सर्टेन पॉइंट, टू सर्टेन पॉइंट। सपोज करो कि तुम्हारे पास एक डेटा दे रखा है एक्स की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 2, 4, 8, 9, 10, और यहाँ पे कम से कम 250 नंबर्स दे रखे हैं, 250 नंबर्स दे रखे हैं। तो ये जो 250 नंबर्स हैं, जो 250 नंबर्स हैं, इसके अंदर क्या कह रहा है सेंट्रल टेंडेंसी, कि इस डेटा के अंदर भी एक टेंडेंसी होगी कि बहुत सारी ऑब्जर्वेशन एक सर्टेन पॉइंट के आसपास होंगी, एक सर्टेन पॉइंट के आसपास होंगी। उसको हम मीन भी बोल सकते हैं, राइट? उसको हम मीन भी बोल सकते हैं। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, समझ में आया बात? समझ में आई? ओके ओके ओके। नाउ एक बात और, जो अब हम डेटा लेते हैं, पूरा डेटा लेते हैं। अब डेटा लेते हैं, डेटा एज अ सारा का सारा डेटा लेते हैं, या उसका कुछ सैंपल लेते हैं। सारा का सारा डेटा लेते हैं या उसका सैंपल लेते हैं। सपोज करो, लेट्स से सर मेरी कंट्री की, इंडिया की पॉपुलेशन है 150 करोड़। ठीक है, ओके। मैं उसके अंदर से 1 करोड़ लोगों का डेटा लेता हूं। तो अब इसको 150 करोड़ को क्या बोलेंगे और 1 करोड़ को क्या बोलेंगे? 150 करोड़ को बोलेंगे हम पॉपुलेशन, और उसके अंदर से मैंने सिर्फ 1 करोड़ का डेटा लिया, उसे क्या बोलेंगे हम? सैंपल। क्या बोलेंगे हम? सैंपल। यहाँ पे इंडिया की पॉपुलेशन लिखी है मैंने, इंडिया की पॉपुलेशन लिखी है। सपोज करो यहाँ पे मैं चेंज करके ये हटा देता हूँ, और यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि टोटल CFA चार्टर होल्डर्स अराउंड 2.5 लाख है अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, उसमें से मैं सिर्फ इंडिया के चार्टर होल्डर्स निकालता हूं, जो अराउंड है 20K।
CFA चार्टर होल्डर। तो इसे क्या कहेंगे हम, पॉपुलेशन 2.5 लाख, जो पूरा का पूरा जिसके ऊपर जिसके रिलेटेड सारा डेटा है उसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन। उसके अंदर से क्या निकाल रहा हूं मैं, सैंपल। ठीक है, ओके ओके। अब यहाँ पे वो जो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन आती है पॉपुलेशन और सैंपल में, वो उसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स आती है। क्या आती है सर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। सर मतलब क्या हुआ, अगर मीन की बात करें, मीन मतलब एवरेज, एवरेज की बात करें तो नोटेशंस क्या आती हैं, नोटेशन क्या आती हैं, एक्स बार, यहाँ पे क्या लिखते हैं, म्यू। क्या बोलते हैं इस चीज़ को, म्यू, मियाऊ नहीं, म्यू। ठीक है। सेकंड, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूँ मैं, तो यहाँ किससे डिनोट करता हूँ मैं, एस। किससे डिनोट करता हूँ, एस। यहाँ किससे डिनोट करता हूँ, रो नहीं, सिग्मा, सिग्मा से। किससे डिनोट करता हूँ, सिग्मा से। एक गड़बड़ी ये हो गई सर कि ये इसे कहते हैं आपका सैंपल, इसे कहते हैं पॉपुलेशन, और एरो को मैं चेंज कर देता हूँ, एरो को मैं चेंज कर देता हूँ, रुको। बात वही है, ये आपका 2.5 लाख पॉपुलेशन को कहते हैं, 20,000 आपके सैंपल को कहते हैं, मतलब उसका डिस्टिंक्शन को चेंज कर दिया मैंने। ठीक है। अब तीसरा, कोरिलेशन ऑफ द डेटा। कोरिलेशन ऑफ डेटा जो लास्ट क्लास में मैंने आपको विजुअलाइजेशन कराई थी कि कोरिलेशन को हम कैसे पहचानते हैं। तो कोरिलेशन को अगर मैं यहाँ पे सिंबल दूं तो आर, यहाँ पे सिंबल दूं तो पी नहीं कहते इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि सर आपको पॉपुलेशन का एवरेज निकालना है, पॉपुलेशन का एवरेज निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, म्यू इज इक्वल्स टू, फिर आगे फॉर्मूला। ठीक है। मैं कहता हूं सर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है सैंपल का, तो एस इज इक्वल्स टू, आगे फॉर्मूला। और अगर मैं कह दूंगा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है पॉपुलेशन का, तो सिग्मा। ठीक है। जब भी एग्जाम में ये मेंशन ना हो, कि वो पॉपुलेशन है या वो सैंपल है, तो हमेशा हमें मानना है कि वो सैंपल है। क्या मानना है हमें, वो सैंपल है। ठीक है। एक और चीज है, फोर्थ यहाँ पे नहीं आ रहा है तो मैं फोर्थ यहाँ पे लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नीचे लिख देना। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सैंपल में स्मॉल n से आती है, यहाँ पे कैपिटल N से आती है। ओके, यहाँ स्मॉल n से आती है, यहाँ पे कैपिटल N से आती है। फाइन। नाउ इन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं सर, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक। क्या बोलते हैं हम, स्टैटिस्टिक। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलते हैं सर हम, इसको बोलते हैं हम पैरामीटर। ठीक है। सिंबल का खेल है और नॉर्मली सिंबल को पहचानना आना चाहिए, इसलिए ही स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके डिटेल फॉर्मूले में चलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ये तो बहुत ईजी है, हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे। बट पॉइंट एक है, वहाँ पे अगर लिखा आ गया, ये बना हुआ आ गया म्यू सिंबल, और आपने समझ लिया वो है सैंपल, तो दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है। और अगर आपने समझ लिया, अगर वहाँ पे लिखा है कोरिलेशन, और कोरिलेशन की जगह ये रो का सिंबल आ गया वहाँ पे, आप समझ ही नहीं पाओगे। ओके। तो थोड़ी बहुत चीज़ें तो हमें ये बात ध्यान भी रखनी पड़ेगी कि हाँ, हमें जो सिंबल स्टैंडर्ड है वो तो कम से कम याद रहे। ओके, ठीक है सर, ठीक है, ये समझ में आ गया हमें सर, आगे बढ़ो आप। ठीक है। अब चलते हैं जो सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी, फॉर्मूलेस को तोड़ना, वो भी सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में। ठीक है, चलो जी चलो सर। पहले आता है अरिथमेटिक मीन, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, आप एवरेज निकालते हो, अरिथमेटिक को, मीन को कैसे करते हो आप, एवरेज निकालते हो। इसे हम डिनोट किससे करते हैं सर, इसे हम डिनोट किससे करते हैं, AM जिसे बोलता हूँ, अरिथमेटिक मीन। ठीक है। इसे हम डिनोट करते हैं x बार से। फॉर्मूला क्या होता है इसका सर, सिग्मा ऑफ x अपॉन n, सिग्मा ऑफ x अपॉन n, स्मॉल n लिख देते हैं सैंपल वाला। ठीक है।
एन नहीं लग रहा सर, ये एच लग रहा है, ठीक है एन है, ठीक है, संभाल लेना अपने आप। ये सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, सारे नंबर्स का टोटल करो, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर करो, आंसर आ जाएगा अपने आप, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद इसकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे एंड मॉडिफिकेशन करेंगे। एक एग्जाम्पल से सारे के सारे मीन कितने तरह के समझाने वाले हो सर आप? पहले मैं मीन बता देता हूँ कितने तरीके की इस वाले एग्जाम्पल में समझाने वाला हूँ। अरिथमेटिक मीन, एएम जिसे कहते हैं, इसे। दूसरा हम सीखेंगे ट्रिम्ड मीन। तीसरा हम समझेंगे विंसराइज्ड मीन। चौथा हम समझेंगे वेटेड एवरेज मीन। पांचवा हम समझेंगे स्पेशल वेटेड एवरेज मीन। इतने तरह के हम समझने वाले हैं, ठीक है। कि एग्जाम्पल लेते हैं और सारे के सारे उस चीज़ में ख़त्म हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है सर, एक स्टॉक है, स्टॉक एक्स, उसने पास्ट ईयर्स में रिटर्न दिए हैं। क्या रिटर्न दिए हैं सर? ये ईयर हो गया, ये रिटर्न हो गया। रिटर्न 1 2 3 4 5 साल के लेते हैं बस। पहले साल उसने रिटर्न दिया है 2%, दूसरे साल दिया है उसने 7%, फिर 8%, फिर 10% और फिर 25%। ओके, नाउ मीन निकालें इसका, मीन निकालें। मीन में क्या होगा इसका? मीन आप टोटल करोगे, इसमें एक और चीज़ जोड़ देना, ज्योमेट्रिक मीन। क्या सर? ज्योमेट्रिक मीन। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, इन सबको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे इसको फॉर्मूले के साथ लिखते हैं, जिससे हम एक एक चीज़ को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। चलो जी चलो सर, अरिथमेटिक मीन, सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन, सिग्मा ऑफ एक्स अपॉन एन, इन सब का टोटल कर दो, एन से डिवाइड कर दो, तो इसका टोटल कितना है? 25 और 10 35, 35 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2, 52 डिवाइडेड बाय 5, 10.40 इसका अरिथमेटिक मीन आ गया। सम ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय एन, सम ऑफ टोटल डिवाइडेड बाय एन, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिम्ड मीन, ट्रिम्ड मीन इसका मतलब क्या होता है? इग्नोर द आउटलायर्स, इग्नोर द आउटलायर्स। आउटलायर्स मतलब जो बहुत कम आ रहे हो या बहुत ज़्यादा आ रहे हो, बहुत कम आ रहे हो, बहुत ज़्यादा आ रहे हो, इन्हें इग्नोर कर दिया मैंने। मैं 2 को इग्नोर कर देता हूँ, मैं 25 को इग्नोर कर देता हूँ और फिर मैं निकाल लेता हूँ एवरेज। कितना आ रहा है? 7 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइड बाय 3, 7 प्लस 8 प्लस 10 डिवाइड बाय 3, 8.33, 8.33। फिर आता है आपका विंसराइज्ड मीन, विंसराइज्ड मीन, रिप्लेस द आउटलायर्स विद क्लोजेस्ट वैल्यू, विद क्लोजेस्ट वैल्यू। मतलब अब 25 की जगह मैं यहाँ पे 10% लिख लूँ, 2 की जगह मैं 7% लिख लूँ और उसकी जगह मैं विंसराइज मीन निकालूँ। कितना आएगा? 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 10, 42 डिवाइडेड बाय 5, 8.4% एवरेज। ओके ओके, ट्रिम्ड मीन और विंसराइज मीन का समझ में आया? क्या कहते हैं उसे? ट्रिम्ड मीन्स कैलकुलेटिंग द मीन एक्सक्लूडिंग द आउटलायर्स, calculating the mean excluding the outliers, okay। and winsorized mean का मतलब है calculating the mean by replacing outlier with logical value, second last value is the logical value, तो हम उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं। एज अ एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया, ओके। अब आता है हमारे पास एक और मीन जिसके हम बोलते हैं वेटेड मीन।
वेटेड मीन अभी थोड़ी देर में करते हैं, एक और एग्जांपल नया लूँगा मैं। पहले इसके बारे में बात करते हैं हम, ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ज्योमेट्रिक मीन के बारे में इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है हिंदी लैंग्वेज में फैक्टर इंटू फैक्टर, फैक्टर इंटू फैक्टर इंटू फैक्टर डिवाइडेड बाय 1/n, डिवाइडेड बाय 1/n। और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका, इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप कैल्सी में से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये वाले कैल्सी में आप सॉल्व कर सकते हो इसे। तो करें हम इसका फैक्टर बनाएं, इन वाले रिटर्न्स का फैक्टर बनाएं। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, बनाते हैं सर। सो 2% का रिटर्न आया सर, इसका फैक्टर 1.02 होगा। 7% रिटर्न आया 1.07 होगा, 8% आया 1.08 होगा, 10% 1.10 और इसका 1.25। सर ये बना कैसे? ये तो हमें समझ में नहीं आया। सिंपल है यार फैक्टर बनाना, ये तो आपने सीखा होगा अपने 3rd या 4th क्लास में फैक्टर बनाना ना। 2% को कैसे फैक्टर बनाओगे? 2% में 2 को डिवाइड बाय 100 तो 0.02 हुआ, प्लस 1 कर दो 1.02, ऐसे फैक्टर बनता है। ठीक है, नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ 1.02 इंटू 1.07 इंटू 1.08 इंटू 1.10 इंटू 1.25 और 1/5 करने वाला हूँ। ठीक है, करें इसे, करें 1.02 इंटू 1.07 इंटू 1.08 इंटू 1.10 इंटू 1.25 कर लिया आपने। फिर से STO1 करोगे और 1 y की पावर x, y की पावर x बॉन्ड जो लिखा होगा ना, बॉन्ड के ऊपर वाला y की पावर x, ये वाला अगर दिख रहा होगा तो एक मिनट रुको, ये वाला y बाय x। ठीक है, इसे मैंने प्रेस करा, ब्रैकेट ओपन करा, 1 डिवाइडेड बाय 5 किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड प्रेस द इक्वल टू। ये 1.10 आया। कितना आया? 1.10, 1.1 ये वाला आया, ये आंसर आया इसका 1.1014। ठीक है, ये हो गया। इसमें से मैंने माइनस करा, 1 करा इंटू 100, कितना आया? 10.14%। ठीक है, ये कंपाउंडिंग के लिए यूज होता है। जीएम किसके लिए सर यूज होता है? जीएम यूज होता है कंपाउंडिंग के लिए। जब मुझे कंपाउंडिंग निकालनी पड़ती है, जब उसके लिए मैं जीएम का इस्तेमाल करता हूँ, अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। इसको मैं सर इस तरीके से मैं निकाल सकता था क्या कि 1.25 मेरा, चलो वो वाला नेक्स्ट एग्जांपल में लेंगे, अदरवाइज ये आपको कंफ्यूज कर देगा। तो हमारा 4 कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो चुके हैं, अरिथमेटिक मीन, ट्रिम्ड मीन, विंसराइज मीन और ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अब वेटेड मीन का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। वेट अ सेक, अब देखो वही सेम एग्जांपल है, ईयर, रिटर्न, और एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज करते हैं, उसको एज पर योर करिकुलम बनाते हैं। ठीक है, रिटर्न, पोर्टफोलियो परसेंटेज, पोर्टफोलियो परसेंटेज, रिटर्न भी परसेंटेज में। ठीक है, नाउ वेट अ सेक, स्टॉक, रिटर्न, पोर्टफोलियो परसेंटेज। स्टॉक है मेरे पास ABCD, उसमें रिटर्न आया मेरे पास 10%, 20%, 30% और 40%। स्टॉक ए में मैंने कितना इन्वेस्ट कर रखा था? 40%। यहाँ पे मैंने स्टॉक बी में 10%, इधर मेरे पास 30% और इधर मेरे पास 20%। ये टोटल 100% हो गया पोर्टफोलियो का परसेंटेज। ठीक है, अब मैं इसे x मानता हूँ, रिटर्न को x से डिनोट करता हूँ,
पोर्टफोलियो के परसेंटेज मतलब कि मैंने टोटल पैसा जो 100% था 40% मैंने स्टॉक ए में लगा रखा है, 10% बी में, 20% सी में और 30% आपका डी में लगा रखा है, ठीक है। और मैं इसे डब्ल्यू मानता हूँ, ठीक है। डब्ल्यू एक्स कर देता हूँ मैं, 10% इंटू 40% तो 4%, ये 2%, 6%, 12%, इसका समेशन कर देता हूँ, ठीक है। इसे क्या कहेंगे हम? वेटेड मीन। क्या कहेंगे सर इसे? वेटेड मीन। सिग्मा डब्ल्यू एक्स को क्या कहेंगे हम सर? वेटेड मीन, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। स्पेशल कैटेगरी ऑफ वेटेड मीन, स्पेशल कैटेगरी ऑफ वेटेड मीन, स्पेशल कैटेगरी ऑफ वेटेड मीन को क्या कहेंगे सर? अब स्पेशल कैटेगरी, ये तो खाली वेटेड मीन था, एक दो हमने कैटेगरी और देखी थी, एक हमने देखी थी वेटेड मीन और एक स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी में कुछ नहीं है सर, स्पेशल कैटेगरी में कुछ है ही नहीं। इसके अंदर क्या करना है? मैं पोर्टफोलियो का वेट हटाऊंगा, परसेंटेज, इसे मैं ना प्रोबेबिलिटी लिख दूंगा कि स्टॉक ए की प्रोबेबिलिटी, स्टॉक ए के 10% रिटर्न की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 40% है, बी की 10% है, 30% रिटर्न देने की 20% है, और डी की, डी स्टॉक अगर 40% रिटर्न देगा उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है? वो 30% है, ठीक है। बहुत इरेटिक डेटा है, मुझे समझ में आता है, बहुत इरेटिक डेटा है, बट इससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे बहुत ईजिली। और डब्ल्यू एक्स की जगह मैं यहाँ पे पी एक्स लिख देता हूँ, और वही समेशन पी एक्स इज द आंसर ऑफ स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी ऑफ वेटेड मीन, मतलब सिग्मा पी एक्स प्रोबेबिलिटी जिसमें आ जाती है। ओके ओके सर, तो हमारा अरिथमेटिक मीन हो गया, ट्रेंड मीन हो गया, विंसराइज मीन हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हो गया, आपका वेटेड मीन हो गया और स्पेशल वेटेड मीन हो गया, ठीक है। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं, और एक और एग्जांपल से हम हार्मोनिक मीन को समझते हैं। किसको समझते हैं सर? हार्मोनिक मीन को। एक और मीन आ रहा है, हार्मोनिक मीन। सारे कॉन्सेप्ट इकट्ठे क्लियर करते हैं ना यार, बार बार कितनी बार बैठोगे। तो सपोज करो आपका मंथ है यहाँ पर, और आपका म्यूचुअल फंड की एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू जिस पे आप परचेज करते हो, ये समझो जिस पे आप म्यूचुअल फंड को परचेज करते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 महीने में आपने एक SIP करी है। क्या करी है सर? SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आपने 5,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट करें हैं। क्या करें हैं सर? मैंने 5,000 रुपये पर मंथ म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करें हैं, उसे SIP बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जब मैंने परचेज करा था, जहाँ पे NAV थी 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, यहाँ पे 65, 65 नहीं लिखते, 70 लिखते हैं, ईजी हो जाएगा, 70 और यहाँ पे 80, ये NAV थी इसकी, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। मुझे क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या दे रखा है सर? मुझे क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा? एवरेज कॉस्ट यूनिट पर यूनिट का क्या होगा कॉन्सेप्ट कि सर कितनी टोटल कॉस्ट लगी मेरी, और डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स कितनी मैंने परचेज करी, ठीक है। ये हो गया। मैंने टोटल कॉस्ट कितनी लगी? मैंने 5,000 रुपये की SIP दी थी 5 महीने के लिए, तो इतनी कॉस्ट लगी, 5,000 इंटू 5, 25,000 आ गए, डिवाइडेड बाय मेरी टोटल यूनिट्स कितनी परचेज हुई, तो वो क्या सर मेरी ये नहीं हुई 5,000 पहले महीने की, 5,000 डिवाइडेड बाय 40, इतनी यूनिट्स आई थी मेरे पास। फिर सेकंड 5,000 डिवाइडेड बाय 50, फिर 5,000 डिपॉजिट करें, जब 5,000 की SIP करी थी, जब NAV क्या चल रही थी 60, तो इतनी यूनिट्स आई थी, प्लस फिर 5,000 70 प्लस 5,000 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है। मैं इस 5,000 को बाहर ब्रैकेट में ले लूँ, बाहर ब्रैकेट में ले लूँ, ले लेता हूँ। देखो सर मैं कैसे लेता हूँ ब्रैकेट में, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? 5,000 डिवाइडेड बाय
1/40 प्लस 1/50 प्लस 1/60 प्लस 1/70 प्लस 1/80। क्या मैं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 5000 तो मल्टीप्लाई होगा ना, फिर इतनी यूनिट्स आएगी। भाई अगर तुमने यहाँ पे 5000 डिपॉजिट करे और 40 NAV चल रही थी, तो तुमने कितना यूनिट्स परचेज कर लिया? कैसे निकालोगे? ऐसे तो निकालोगे सर मैंने 5000 डिपॉजिट करे थे, उसका टाइम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना प्राइस चल रहा था, तो मैंने ये करके निकाल लिया, ये करके निकाल लिया। इसका आंसर कितना आएगा? 125, राइट। अब ये जो नीचे 5000 है और ये ऊपर 5000 है, कट जाएगा, ये कट जाएगा आपस में, राइट, ये कट गया आपस में। तो अब ये कितना आया? ये कितना आया? 5/1/40 1/50 1/60 1/70 प्लस 1/80। ठीक है, इस वाले कंपोनेंट को मैं कैलकुलेट कर लूँगा कैलकुलेटर पे, आराम से कैलकुलेट कर लूँगा। कैसे सर कैलकुलेट करूँगा? जहाँ tan लिखा है, साइन कॉस tan, थीटा वाला tan, ठीक है, उसके ऊपर 1/x लिखा हुआ है, ये देखो, ये वाला बटन 1/x है, 1/x है ये। ओके, नाउ कैसे करूँगा मैं करूँगा 1, खाली 1 नहीं लिखना, मुझे 40 लिखूँगा और वो वाला बटन दबाऊँगा 1/x। मेरा आंसर आ रहा है 0.025। इसको STO1 करा मैंने, ठीक है। ऐसी 50 1/x, STO2, स्टोरेज 2 में डाल दिया। 60 1/x, स्टोरेज 3, 70 1/x, स्टोरेज 4। स्टोरेज और RCL का अगर नहीं पता है कॉन्सेप्ट, तो मैंने शुरुआत की स्टार्टिंग क्लास के QM में बता रखा है, ठीक है। 4 हो गए थे, और 80 1/x, STO5, RCL1 प्लस RCL2 प्लस RCL3 प्लस RCL4 प्लस RCL5। मेरा आंसर आ रहा है 0.08845238। आपका भी यही आ रहा होगा। मैं इसे STO9 में सेव कर रहा हूँ, ठीक है। फिर 5 डिवाइडेड बाय RCL9, आंसर मेरा आ रहा है 56.527। क्या आंसर आ रहा है मेरा आंसर आ रहा है 56.527 इज माई हार्मोनिक मीन। 56.527 इज माई हार्मोनिक मीन। नाउ अगर सर मुझे इसका फॉर्मूला बनाना हो, ये तो नॉर्मल सी बात है, जो मैंने आपको बहुत ही इजी मेथड से आपको बता दिया कि भाई कैसे निकालते हैं एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। अब इसका अगर हमें फॉर्मूला बनाना हो, तो सर हम फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? अब इसे फॉर्मूला बनाना हो तो कैसे बनाएंगे सर? तो हम लिखेंगे, मीन का सिंबल क्या होता है? ये, ठीक है। नीचे H लगा दूं सिंबल हार्मोनिक मीन दिखाने के लिए। ऊपर N है, N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितनी थी? 5, ठीक है। डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1/x। इनको 1/x था, ये 1/40 1/50 1/60 1/70 1/80 1/x था। इनको सबको निकाल के इंडिविजुअली जोड़ दिया मैंने। उसका आंसर, उसको क्या कहते हैं? जोड़ने को क्या कहते हैं? समेशन। ये वाला चीज़ आ गई मेरे पास, ठीक है। सो ये वाला हार्मोनिक मीन कब लगेगा सर? ये वाला हार्मोनिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, हार्मोनिक मीन कब लगेगा? जब A/B अगर दे रखा हो, A कांस्टेंट हो एंड B फ्रैक्शन में हो। ये देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर A कांस्टेंट क्या है? नंबर ऑफ मंथ, तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट था, ठीक है। और मुझे क्या निकालना था? एवरेज कॉस्ट पर यूनिट तो मेरा फ्रैक्शन में था, इसे फ्रैक्शन कहते हैं 1/40 1/50 1/60 वाले को, ठीक है। तो जब मेरा A/B दे रखा हो, A कांस्टेंट हो, B फ्रैक्शन में हो, जब हार्मोनिक मीन लग जाएगा। ओके सर समझ में आ गई बात ये वाली हमें आपकी। ओके, ठीक है जी, बहुत होशियार हो आप लोग यार, ऐसी बात थोड़ी ना है।
अब हम समझते हैं कि इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है। किसके बीच में सर? AM, GM और HM के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है। ये नोट करने वाली बात है, ये नोट करना पड़ेगा आपको। आप ऑब्जर्व करोगे, डेटा के साथ आप खुद का अपना एग्जाम्पल बना लेना। नॉर्मली क्या होता है, अरिथमेटिक मीन आपका ज्योमेट्रिक मीन से ज़्यादा होगा और ज्योमेट्रिक मीन आपका ज़्यादा होगा हार्मोनिक मीन से। आप निकाल के खुद देख लेना, खुद एग्जाम्पल लेना ये वाला, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था उस वैसे ही कोई एग्जाम्पल लेना, उसका ये निकाल के देखना, ये ट्रू साबित होगा। अगर GM निकालना हो तो वो मेरा अंडर रूट ऑफ अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन निकलता है। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज। नॉर्मली ये लिखवानी इसलिए ज़रूरी है और क्योंकि अगर एक क्वेश्चन आ जाता है तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाएगी अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं पता। नहीं तो आप फिर वो बहुत लंबा प्रोसीजर से AM भी निकाल लो, HM भी निकाल लो, GM भी निकाल लो। छोड़ो जी छोड़ो, ये वाली अगर प्रॉपर्टीज़ अगर मुझे याद रहेंगी तो मैं एकदम से सोल्यूशन कर सकता हूँ। ठीक है, थर्ड वन AM इज इक्वल्स टू GM इज इक्वल्स टू HM हो सकता है जब when all numbers are same, ठीक है। चौथी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, AM इज ग्रेटर देन GM, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब AM GM से कितना बड़ा होगा? या तो होगा वो छोटू सा, या तो होगा वो बड़ू, मतलब बड़ू कहाँ होता है? बड़ा, और या तो होगा बहुत बड़ा। ठीक है, हिंदी में लिखवा रहा हूँ जिससे एंड तक याद रह जाए। ये चीज़ किस पे डिपेंडेंट करती है? ये चीज़ डिपेंडेंट करती है स्टैंडर्ड डेविएशन में। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लो है तो AM GM से छोटू सा बड़ा होगा। AMG ये हाई है और स्टैंडर्ड डेविएशन अगर यहाँ पे 2 हाई है तो AM इज ग्रेटर देन GM इन मैग्नीट्यूड। क्या सर मैंने बोला AM इज ग्रेटर देन GM सब्जेक्ट टू की स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। स्टैंडर्ड डेविएशन अगर छोटा सा है तो छोटा सा ही बड़ा होगा, अगर बड़ा है तो और ज़्यादा बड़ा होगा, बहुत बड़ा है तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। डिफरेंस किसका? डिफरेंस AM माइनस GM का। ओके, दीज आर द प्रॉपर्टीज। इस वाले के ऊपर मैं करके दिखाता हूँ आपको एक एग्जांपल जिससे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, जिससे आपको नॉर्मली समझ में आ जाना चाहिए ना कि भाई ये वाली बात सच है या नहीं है। ठीक है, सपोज करो एक एग्जांपल है, निकाल के मुझे बताना। अच्छा आप बताओगे कैसे? लाइव में तो हो ही नहीं आप। ठीक है, बट ठीक है फिर भी मैं ही निकाल दूंगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। मेरे पास 2 केसेस हैं, केस 1 केस 2, चलो केस 3 भी बनाते हैं। छोटू वाला, बड़ा वाला, बहुत बड़े वाला। ग्रोथ रेट दे रखा है मुझे, ग्रोथ रेट यहाँ पे मुझे G से डिनोट करता हूँ मैं, ठीक है, तो मुझे ये दे रखा है, ग्रोथ रेट दे रखा है। यहाँ पे सारे ग्रोथ रेट आने वाले हैं, ईयर 1 का, ईयर 2 का, ईयर 3 का। ठीक है, यहाँ पे मैं लेता हूँ 10%, 10.5% और 10.9%। यहाँ पे लेता हूँ मैं 11%, 13%, 15%। यहाँ पे लेता हूँ मैं 12%, 25%, 50%। निकाल लें AM GM, निकालो इसमें अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालो। मैं भी निकालता हूँ। AM कैसे आएगा? AM तो सिंपल है यार, समेशन कर दो आंसर आ जाएगा। अब 10, 20, 30 और 9 + 5 14, 31.4, 31.4 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ रहा है? 10.467। ये कितना आया? 11 + 13 + 15 और डिवाइडेड बाय 3 13।
ठीक है, ये कितना आएगा 50 + 25 75, 75 + 12 प्लस डिवाइडेड बाय 3 29%, ये आ गया। नाउ जीएम देखो, इसे मैं 10.47% लिख देता हूँ, ईजी हो जाएगा देखना। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन फैक्टर इनटू फैक्टर 1.10 इंटू 1.105, मेरे साथ करना है ये वाला एग्जाम्पल, 1.10 इंटू 1.105 इंटू 1.109। ठीक है, STO1 में डाला मैंने इसे, y/x करा, ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइडेड बाय 3 -1 इंटू 100 10.46%, ये आ रहा है मेरा आंसर। 1.11 इंटू 1.13 इंटू 1.15 y/x ब्रैकेट ओपन 1 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज एंड इट कम्स टू 1.1298 -1 इंटू 100 98। ठीक है, इसका देखते हैं 1.12 इंटू 1.25 इंटू 1.50 -1, गलत हो गया, 1.12 इंटू 1.25 इंटू 1.50 ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 3, गलत हो रहा है 1.12, स्टोरेज गलत हो गई, ये ध्यान रखना आप लोग भी, गलती नहीं होनी चाहिए। STO1 RCL1 y/x 1 डिवाइडेड बाय 3 RCL1 1 डिवाइडेड बाय 3 RCL1 y/x RCL2 इज दिस -1 इंटू 100। मेरा इसमें आ रहा है 28.05%। डिफरेंस देखें इन दोनों का, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 0.01%, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 0.2%, 0.2%, इसका कितना आ रहा है 0.95%। तो जैसे जैसे SD बड़ा हुआ, जैसे जैसे इन ऑब्जर्वेशन के बीच का डिफरेंस बड़ा हुआ, यहाँ पे तो 0.5 था, यहाँ पे 0.4 था, यहाँ पे 2% का आया डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे 2% का डिफरेंस है, यहाँ पे 25% का डिफरेंस, यहाँ पे 13% का डिफरेंस, और उसी के हिसाब से आपका AM इज ग्रेटर देन GM, उसी मैग्नीट्यूड से वो बढ़ रहा है, उसी मैग्नीट्यूड से बढ़ रहा है। मैं यहाँ पे अगर चेंज कर देता हूँ इक्वेशन को, तो नीचे मुझे बताना आंसर क्या आएगा आप लोगों का। एक मिनट रुको, मैं यहाँ पर क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, मुझे आंसर चाहिए कमेंट्स में पक्का। ठीक है, सेकंड थर्ड ऑब्जर्वेशन चेंज करते हैं। ये आ रहा है 15%, ये आ रहा है 20%, ये आ रहा है आपका 60%, ये आ रहा है 90%, ये आ रहा है आपका 90%, यहाँ पे आ रहा है 120%। मुझे आंसर बताना कमेंट्स के अंदर, AM और GM का कितना, AM माइनस GM कितना आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज में, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है, ये वाला आंसर चाहिए मुझे आप लोगों से। तो हमारी ये प्रॉपर्टीज सर क्लियर है कि AM इज नॉर्मली ग्रेटर देन GM, ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। GM निकालेंगे इज अंडर रूट ऑफ AM इंटू HM, AM इज इक्वल्स टू GM इंटू HM व्हेन ऑल नंबर्स आर सेम। AM इज ग्रेटर देन GM डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन, डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन। फाइन, चलो जी चलो आगे बढ़ते हैं। तो वेटेड मीन तो हमारा हो गया, स्लाइड बची है, ज्योमेट्रिक मीन भी हो गया हमारा। इसका फॉर्मूला क्या था, फैक्टर इनटू फैक्टर 1/n। ठीक है, मीडियन, अब मीडियन के बारे में आप बात करते हैं। मीडियन क्या होता है सर, मीडियन होता है आपका मिडिल नंबर। क्या होता है सर आपका, मीडियन होता है आपका मिडिल नंबर।
सपोज करो आपको ये डेटा दे रखा है 20% ये स्टॉक का रिटर्न है, स्टॉक का रिटर्न है। क्या डेटा दे रखा है? 20%, 12%, 30%, 15%, 10%, -2%, 5%, 6%। ये डेटा दे रखा है। कितनी ऑब्जर्वेशन होगी? 3, 3, 6 और 2, 8। 8 ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। 8 ऑब्जर्वेशन होगी। तो n इस केस में क्या हो गया? n इस केस में 8 हो गया। n इस केस में क्या हो गया सर? 8 हो गया। मीडियन का मतलब क्या होता है? मिडिल वाला नंबर, मिडिल वाला नंबर। मगर उसको निकालने से पहले हमें क्या करना है? अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा बना लो, ठीक है। इसमें बड़ा है, छोटे से बड़ा। -2%, 5%, 6%, 10%, 12%, 15%, 20% और 30%। 3, 3, 6 और 2, 8, ठीक है। मिडिल वाला नंबर यहाँ पे कौन सा आएगा? सर मिडिल वाला नंबर में ये तो नहीं, ये आखिरी की हटा दो। इन दोनों के बीच के अंदर कंपटीशन है, इन दोनों के अंदर बीच के अंदर कंपटीशन है। तो सर कंपटीशन को हटाने के लिए इन दोनों को एवरेज कर लेते हैं, एवरेज कर लेते हैं। तो एवरेज क्या होगा? 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2, 22/2 इज 11। तो 11 इज द मीडियन। मिडिल नंबर क्या हो गया? मीडियन 11। मीडियन मिडिल नंबर क्या हो गया? 11, ठीक है। मिडिल नंबर क्या हो गया? 11। तो इसे कहते हैं मीडियन। इसको ही इन्होंने फॉर्मूला में डाल रखा है। क्या फॉर्मूला में डाल रखा है सर? फॉर्मूले में इन्होंने ये बता रखा है कि इफ नंबर इज इवन, अगर नंबर इवन है तो कैसे निकालना है मीडियन? कि एवरेज करना पड़ेगा आपको n/2th टर्म का प्लस n/2th प्लस 1 टर्म का। यही करा हमने। कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 8। 8th ऑब्जर्वेशन थी। चौथा नंबर कौन सा है? n/2। 4th टर्म कौन सी थी इसके अंदर? 10। और 4th + 5 5th टर्म कौन सी थी इसके अंदर? 12। इसका एवरेज ही तो करा हमने, इसका एवरेज ही तो करा, इसका एवरेज ही तो करा। 10वीं और 10 और 12 का तो एवरेज ही करा। एवरेज ऑफ 10, 12 इज 11। यही तो आंसर आएगा आपका। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ये हमें बिल्कुल समझ में आ गया। अब सर आप एक बात ये बताओ कि अगर ये ऑड होता, ऑड होता तो ऑड होता तो उसके लिए मैं ये वाला नंबर हटा रहा हूँ 30%, ठीक है। तो मैं ये वाली चीज़ हटा दूंगा 30%। तो नाउ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होगी? नाउ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n = 7, ठीक है। तो इसमें मिडिल नंबर निकालना तो बहुत ईजी है कि इसे हटा दो, इसे हटा दो, ये बीच का पकड़ लो 10%। तो इसका आंसर क्या होगा? 10%। मिडिल नंबर हटा दिया हमने, फॉर्मूले में डालते हैं। इफ नंबर इज ऑड तो मीडियन इज n+1/2th टर्म, दैट इज 10%, दैट इज 10%। आ गया? मीडियन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, चलो अब एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मोड। मोड का मतलब क्या होता है सर? रिपीटेशन, रिपीटेशंस, रिपीटेशन इन अ डेटा को मोड बोलते हैं। नंबर जो रिपीट होते हैं उसे मोड बोलते हैं नॉर्मली। अगर मैंने आपको ये सीरीज दे दी 4, 2, 1, 7, 7, 6, 8, 9, इसमें से मोड कौन सा है? जो नंबर एक से ज़्यादा रिपीट हो रहा हो वो मोड है, 7। तो इस डेटा सीरीज को क्या बोला जाएगा? इस डेटा सीरीज को क्या बोला जाएगा? यूनिमॉडल विद, यूनिमॉडल विद मोड इज इक्वल टू 7।
सात नंबर एक से ज़्यादा रिपीट हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है इस डेटा सीरीज में, ठीक है। अब सेम सीरीज है 421177, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है। 689 बाय मॉडल, ओके। सेम सीरीज है सर 421177 6899, 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं, ट्राई मॉडल। सेम सीरीज 4217 689, नो मोड, इसमें कोई मोड ही नहीं है, उसमें कोई रिपीट ही नहीं हो रहा नंबर। सो मोड डिपेंड्स ऑन द रिपीटेशन ऑफ द नंबर, मीन्स कि एक नंबर ज़्यादा से रिपीट हो रहा है तो उसे मोड कह देते हैं, ठीक है। यूनी मॉडल, बाय मॉडल, ट्राई मॉडल, इसके आगे कंटिन्यू रहती है सीरीज, पर इतना पूछेगा नहीं, इतना ही 3 ही काफ़ी है, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वांटाइल्स, 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 क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल, ये सारी चीज़ें आने वाली है, बट फिर भी मैं इसको ना एक फ्रेश पेज से स्टार्ट करता हूँ और उससे सारा कुछ आपको उसके अंदर समझा देता हूँ, ओके ओके। तो सारी चीज़ें आने वाली है, फाइन, कोई इशू नहीं है, आराम से समझोगे आप लोग, ओके। हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? हम पढ़ने वाले हैं ये क्वार्टाइल्स, क्विंटाइल्स, डी, दिख रहा होगा आपको, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ जिससे और ज़्यादा विजिबिलिटी आए, और उस चीज़ को निकालते कैसे हैं वो एक ही एग्जांपल से सबको समझा दूंगा, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं सर हम? क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स, क्या? क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स, क्विंटाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल, परसेंटाइल, ठीक है। इंटरक्वार्टाइल रेंज, ये वाले सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। सर हमारे पास एग्जांपल दे दो, सर मैं एग्जांपल दे दो, ओके। एग्जांपल लिखो, एक सीरीज है, एक डेटा की सीरीज है। डेटा सीरीज क्या कहती है सर? डेटा सीरीज कहती है ये ऑब्जर्वेशन है डेटा का कि एक स्टॉक से रिलेटेड है। नीचे लिखता हूँ, थोड़ा नहीं आ रहा होगा, क्लैरिटी नहीं आ रही होगी, ठीक है, नीचे लिखता हूँ। ऑब्जर्वेशन है ऑफ स्टॉक रिटर्न, स्टॉक रिटर्न इन परसेंटेज, ठीक है। कैसा सर? 2, 5, 6, मैं परसेंटेज हटा रहा हूँ जिससे थोड़ा इजी हो जाए। 2, 5, 6, 7, -4, -8, -8, 10, 15, 20, -2, 6, ठीक है, 6। नाउ 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 कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n इज इक्वल्स टू 11। पहले मैं क्या करूँगा, इसे अरेंज करूँगा अगेन असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, तो -2, -4, -8, 6 की जगह यहाँ पे 9 करो, लास्ट में 9 करो, ठीक है। -8, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, अगेन गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये तो 12 हो गए। 12 हैं क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कुछ गड़बड़ी गिरी मैंने इसके अंदर।
कुछ गड़बड़ी हुई है इसके अंदर। 20% है ना, 2 1 -2 -4 माइनस, ओके एक तो गड़बड़ी यहाँ पे यही हो गई, ये तो गड़बड़ी हो गई। असेंडिंग ऑर्डर में तो अरेंज ही नहीं है ये वाली चीज़। 2 5 6 2 5 6 7 8 8 तो है ही नहीं, तो -8 है, -8 है। ठीक है, एक चीज़ ये पकड़ी गई, एक चीज़ ये पकड़ी गई। ठीक है सर, ठीक है, समझ में आ गया। कोई बात नहीं यार, गलती हो जाती है। -8 आएगा, सबसे छोटा -8, फिर -4, फिर -2, फिर 2 5 6 7, 2 5 6 7 9 10 15 20। असेंडिंग सबसे छोटे से सबसे बड़ा। ऊपर तो गलती नहीं हुई है, ऊपर तो माइनस का सिंबल ही नहीं था। ओके जी, यही वाला हिसाब है। ठीक है सर, ठीक है, हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। नाउ 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 क्वार्टाइल्स। क्वार्टाइल्स क्वार्टाइल्स क्या कहते हैं? पहली बात तो एक बात ये समझना, जब भी नंबर ऑड होगा, जब भी नंबर ऑड होगा तो हमारा क्या था, जब भी सर नंबर ऑड होगा, आपने एक बात सिखाई थी मीडियन निकालते हुए, मीडियन निकालते हुए आपने एक बात सिखाई थी, जब भी नंबर ऑड होगा, जब भी मैं n+1th टर्म करूंगा, तो ये नंबर ऑड है तो n+1th टर्म कितनी होगी? 12 ऑब्जर्वेशन, 12 ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है, क्वार्टाइल्स क्या कहते हैं? क्वार्टल, क्वार्टल आर है यहाँ पे, ये आर है, आर आर। ठीक है, क्वार्टाइल्स आर क्या कहते हैं? डेटा को तोड़ना, डेटा को तोड़ना बाय 25 25 50 75 100, मतलब 100% के अंदर कितना क्वार्टर होगा? 4 क्वार्टर होगा, 4 क्वार्टर होगा। 25% का, 25% का। कैसे सर? कि आपका पहला क्वार्टर जो होता है वो होता है आपका 25% पे, और दूसरा क्वार्टर कहाँ कब होता है? 50% में। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। Q3 क्वार्टर कहाँ होता है? 75% पे। एंड क्वार्टर 4 कहाँ होता है आपका? 100% पे। ठीक है, मतलब कि सर अगर मैं इसे निकालने गया तो मैं अगर Q2 निकालने गया, Q2 निकालने गया, तो अगर मुझे ऐसे दे रखा है Q50 निकालना है, क्वार्टर 50 परसेंटाइल निकालना है मुझे, या Q2 निकालना है, नॉर्मली अगर ऐसे लिखा आएगा आपके एग्जाम में, अगर आएगा तो Q2 निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा सर? उस 50% होता है वो n+1th टर्म का, तो n+1th टर्म का 50% ऑफ 12 इज 6th टर्म। 6th टर्म कौन सी असेंडिंग ऑर्डर में? 1 2 3 4 5 6, 6th है, तो इसका आंसर 6 हो जाएगा, Q2। ठीक है, ऐसे ही 75%, ऐसे ही 25%, ऐसे ही 25%। सर 25% निकाल के दिखाओ, चलो 25% निकाल के दिखाते हैं। तो 12 का 25% कितना होता है? 3। 12 का 25% 3 होगा ना, 50 आपका 6th है तो ये 3rd होगा, तो ये 3rd टर्म आएगा, 3rd टर्म आएगा तो -2, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो डेटा को मैंने 100%, अगर डेटा है, डेटा मेरा यही है सर, जो डेटा है मेरी 11 ऑब्जर्वेशन है, इसको मैंने 100% माना, उसको तोड़ दिया मैंने, तोड़ दिया, तो Q2 का डेटा क्वार्टर सेकंड का, मतलब क्वार्टाइल का डेटा, सेकंड क्वार्टाइल का डेटा कितना आएगा? जो आपका 50th टर्म पे होगा, 50th टर्म पे होगा। ठीक है, इससे पहले अगर हम समझते हैं, एक बार हम परसेंटाइल समझते हैं। ठीक है, 4th पे चलता हूँ, परसेंटाइल में, परसेंटाइल पे समझते हैं। परसेंटाइल क्या होता है सर? परसेंटाइल आपका डिवाइड करता है डेटा बाय द 1% ऑल्सो। मतलब कि ये सर, कि अगर मैंने यहाँ पर निकालना है P37, या फिर मैं इसे कह सकता हूँ दैट इज 37th परसेंटाइल, तो मैं कैसे निकालूंगा? मैं ऐसे करूँगा, 37% ऑफ n+1 कितना है? 12 निकालें, 37% ऑफ 12 कितना होता है?
4.44। अब मुझे बताओ 4.44 टर्म कोई है इसके अंदर? कोई भी नहीं है, फोर्थ टर्म होगी ना। 0.44 का मतलब क्या है? तो फिर इसको कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं सर? इसे कन्वर्ट करते हैं। कैसे तोड़ते हैं कि फोर्थ टर्म को एज इट इज लिखेंगे प्लस 0.44 प्लस 0.44 ऑफ फिफ्थ माइनस फोर्थ टर्म, ऑफ फिफ्थ माइनस फोर्थ टर्म। ओके, हाँ, ये इस तरीके से ही कैलकुलेट होगा। कैलकुलेट करें इसे। फोर्थ टर्म कितनी हुई? 2 प्लस 0.44 ऑफ 5 माइनस 2 इज 3। 3 इंटू 0.44 प्लस 2, ये कितना आया? 3.32 इज द आंसर ऑफ 37th परसेंटाइल। और परसेंटाइल का मतलब क्या होता है सर? पूरे डेटा को 1111% पे तोड़ना, ठीक है। और परसेंटाइल P37 परसेंटाइल आपका क्यूमुलेटिव आता है। क्या आता है सर? आपका क्यूमुलेटिव आता है। डिसाइल्स किसे कहते हैं सर? डेटा को 10-10% पे तोड़ना। 10-10% पे तोड़ने को डिसाइल कहते हैं। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, इसके अंदर क्या आएगा? P10, P20, P30, P40। यहाँ पे तो 1-1% को तोड़ रहे थे ना परसेंटाइल में। परसेंटाइल में 1-1% को तोड़ देते। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ P ऑफ, मतलब 10th परसेंटाइल अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ 10th परसेंटाइल, यहाँ पे रुको बेटा सेक, मैं इसे हटाता हूँ। अगर मैं परसेंटाइल को 10th परसेंटाइल निकालता हूँ, 10th परसेंटाइल, क्या वो मेरा फर्स्ट डिसाइल हो जाएगा? डिसाइल, क्योंकि भाई पहला डिसाइल तो पहला 10% है ना। दूसरा डिसाइल D2 आपका 20%, फिर D3 P30%, फिर D4 P40%, ऐसी 100 तक चलता है ये वाला हिसाब, ठीक है। क्विंटाइल, क्विंटाइल आपको डेटा को 20-20% में बांटता है। पहला आता है 20%, दूसरा 40%, फिर 20, 40, 60, 80 और फिर 100%। और क्वार्टाइल्स आपको डेटा को 25-25% में बांटता है, ठीक है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है सर? इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है Q3 माइनस Q2। Q3 माइनस Q2 इस डेटा में निकालें। Q3 माइनस Q2 इस डेटा में निकालें। एक बार ये वाली सारी चीज़ें निकालें, ठीक है। मैं निकाल के दिखाता हूँ। Q3 क्या आएगा? P75 लिख सकता हूँ। Q3 को P75 तो लिख ही सकता हूँ क्योंकि 75th परसेंटाइल है। Q2 को P50 लिख सकता हूँ, 50th परसेंटाइल है, ठीक है। नाउ 75% ऑफ 12 माइनस 50% ऑफ 12 टर्म, ठीक है। ये तो 6th टर्म आ गई। और 75% कितना आता है? 75% कितना आता है इसका? 9th टर्म। गिने 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 आई टर्म। 7 8 9 10, 4। तो 4 इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। अगर इसके आप चैप्टर एंड क्वेश्चन करोगे, उसके आंसर चेक करोगे तो आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत कोई हार्ड चीज़ नहीं है। परसेंटाइल का है मतलब 1-1% पे तोड़ना। डिसाइल का मतलब है 10-10% पे तोड़ना। क्विंटाइल का है 20-20% पे तोड़ना। और क्वार्टाइल का मतलब है 25-25-25% पे तोड़ना। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q2, Q3 माइनस Q2, ठीक है। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा हिला देने वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। इंटर क्वार्टाइल रेंज हमने पढ़ लिया था। बॉक्स विस्कर प्लॉट क्या आ रहा है सर? बॉक्स विस्कर प्लॉट। इसके ऊपर देखते हैं। एक मिनट में आपके सामने कुछ लेके आता हूँ। वेट अ सेक।
ठीक है, चलो जी चलो सर, हो गया। मैं लेके आ रहा हूँ कुछ आप लोगों के सामने। सी दिस थिंग, सी दिस थिंग, इसे बोलते हैं हम बॉक्स विस्कर प्लॉट। क्या बोलते हैं सर? बॉक्स विस्कर प्लॉट। एक मिनट, एक चीज मिस हो गई है इसके अंदर, एक मिनट। Now it's correct. Now let's see this. बॉक्स विस्कर प्लॉट। क्या बोलते हैं सर? बॉक्स विस्कर प्लॉट। तो इसके अंदर अगर आप नोट करोगे, इसके अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो आपको ऑलरेडी आता है। ये बॉक्स बनाया जाता है जस्ट टू डिपिक्ट द डेटा, जस्ट टू डिपिक्ट द डेटा। कोई भी डेटा रेंज है जो भी हमने अभी देखी थी, राइट, जो भी हमने डेटा रेंज देखी थी, तो उसके अंदर लेट्स टेक दिस वन, लेट्स टेक दिस वन, ठीक है, इसके ऊपर ही बनाने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ पे आया, ठीक है। ये हमने ये आपको दिखाई नहीं देगा, मुझे इसे जूम इन करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर, इतना चलेगा। एंड देन आई विल जूम इन थोड़ा सा इधर। अरे यार क्या हो रहा है? फाइन, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। चलो जितना भी ये चल रहा है। अब इसको डेटा को जो मैंने परसेंटाइल, डिसाइल, क्विंटाइल, क्वार्टाइल बताया है, ये सारा का सारा यहाँ पर डिस्कस होती है वाली चीज़। जो ये आप ये देख रहे होंगे, ये Q3 की अपर बाउंड्री यहाँ पे लिखी जाती है, यहाँ पे बनाई जाती है, राइट। जैसे हमने अभी Q3 निकाला था ना, और Q3 निकाला था, इसी डेटा के अंदर हमने Q3 निकाला था, तो उसका Q3 का डेटा वो Q3 यहाँ पे आएगा, ठीक है। जैसे आपने ये हो गया ना कि यहाँ पे मैंने ना वैल्यूज़ प्लॉट कर दी, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ प्लॉट कर दी, ये Q3 का हो गया, ये आपकी लोवेस्ट बाउंड्री Q2 होगी, ये आपका ये जो डॉट है ये अरिथमेटिक मीन हो गया, ये आपका मीडियन हो गया डेटा के अंदर। इंटर क्वार्टाइल रेंज आपकी Q3 माइनस Q2 हो गई, इसकी विड्थ। हाईएस्ट वैल्यू डेटा की इसके अंदर हमने क्या दी थी? हाईएस्ट वैल्यू 20, यहाँ पे 20 आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ 20 आ गया, ओके। लोवेस्ट वैल्यू कितनी थी? -8। ऑल्दो ये वाला तो एक्स एक्सेस पे नहीं बैठ रहा है, बट ठीक है, मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए आपको डाल दिया। ये वाली वैल्यू कितनी आएगी? -8, ठीक है। ये Q3 माइनस Q1 Q3 माइनस Q2 कितना आया था? 4 आया था ना, ये 4 आया था, तो ये 4 हो गया, इसकी विड्थ 4 होगी। मीन निकाल देंगे हम, इस डेटा का मीन तो निकल ही जाएगा आराम से। इसका एक्स बार निकाल लो मीन, तो मीन भी आ जाएगा। तो इसको डेटा को डिपेक्ट करने के लिए बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स बनाए जाते हैं एज सच, ओके, जस्ट टू डिपिक्ट द डेटा, जस्ट टू डिपिक्ट द डेटा। बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स को बनाया जाता है। ओके सर, ओके, हमें समझ में आ गया। बट इसके लिए ना इन डेप्थ डिस्कशन जो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, वो मैं आपको L1 में ज़्यादा बना के दिखाऊंगा, जब L1 की आपका यही फाउंडेशन की क्लासेस कन्वर्ट होगी थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट्स के अंदर, ओके। इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल बनाना भी सीखेंगे एज सच। गॉट इट, ओके सर, ठीक है। ये हो गया बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स। फाइन फाइन फाइन, फाइन फाइन। नाउ अब आता है हमारे पास डिस्पर्जन को कैलकुलेट करना। डिस्पर्जन को कैलकुलेट करना, डाउन साइड डेविएशन को, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को, एंड शेप के बारे में कुछ डिस्कशन है, ये नेक्स्ट क्लास देखते हैं। अभी तक का आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने जो पढ़ लिया उसे एक बार रिविजन कर लेते हैं, देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ लिया सर? हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, एक बार रिविजन कर लें, उसका रिविजन कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हमने।
तो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो अरिथमेटिक मीन, ट्रिम्ड मीन, विंसराइज मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, परसेंटाइल, डीसाइल, क्विंटाइल। मैं बोल रहा हूं और आपके मन में वो फॉर्मूले आ जाने चाहिए। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल, रेंज। ये सब हम चीज़ पढ़ चुके हैं। कुछ मिस तो नहीं करा इसके अंदर? नो सर, कोई मिस नहीं करा। तो हमने ये मीन के अराउंड चीज़ देख ली, परसेंटाइल के अराउंड चीज़ देख ली, और आखिरी में बहुत अटपटा आया था सर, बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट। हाँ मुझे लगता है अटपटा होगा, वो जब प्रैक्टिकली करेंगे तब डिस्कस करेंगे उसके बारे में। मैं एक्सेल में बनाना भी सिखा दूंगा, नॉर्मली बन जाता है, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बन जाएगा। ओके चलो जी, चलो सर, इस वाले को हम, ये लास्ट टॉपिक है एंड इसको हम कवर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू देन, बाय बाय, टेक केयर। जब तक खुद का ध्यान रखो, अपने चाहने वालों का ध्यान रखो और अपने देश का ख्याल ज़रूर रखो। बाय बाय, सी या।